जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने एक नए वीडियो में आए जो संविधान की आगे के कंटिन्यू करेंगे। जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संविधान की अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, पूरे विधिवत पढ़ लिए थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिए थे क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम आगे के लिए स्टार्ट करें। अभी संविधान की प्रस्तावना, आप लोग को पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना फर्स्ट चैप्टर में ही है। जो इनकी कितनी महत्व है, क्योंकि किसी ने जरूर कहा है कि अगर भारत की संविधान के बारे में जानना है तो सबसे पहले जाके उसकी प्रस्तावना को आप पढ़ लो, क्योंकि प्रस्तावना ही एक ऐसी अध्याय है जो पूरे संविधान को बता देगा कि भारत की संविधान की उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से संविधान को बनाया गया था। इसी प्रस्तावना में आपको पूरे आईना दिख जाएगा पूरे भारत की संविधान को कि क्या उद्देश्य रहा होगा संविधान बनाने का। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था कि हमारा संविधान ऐसे ही बनाना है और इसी के आधार पर पूरे भारत के संविधान का निर्माण करना है। वही उद्देश्य का हम आज पढ़ेंगे। तो आइए डायरेक्ट हम दिखाते हैं कहाँ से कैसे है। सबसे पहले अगर आपको पूछ दिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या है, सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। अगर वहीं हम प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना का विचार लिया कहाँ से गया था, कौन से देश से लिया गया था, तो विचार की बात करें तो विचार अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था। अगर प्रस्तावना की हम भाषा की बात करें, जो इसमें पूरे भाषा आपको दिख रहा है, तो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। तो इसमें दो सवाल बन सकते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। और भाषा की बात करें कि प्रस्तावना में जो भाषा है उसको हम कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं और वहाँ से लेकर हम अपने प्रस्तावना का निर्माण किए हैं, जो संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मेरा संविधान ऐसे ही होना चाहिए। अगर हम बात करें आपका भारत की प्रस्तावना का, तो हम भारत के लोग तो हम प्रस्तावना की बात करेंगे कि भारत की प्रस्तावना क्या है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, तो ये हमारा भारत की जो प्रस्तावना है उसको आप याद कीजिएगा, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें इनकी स्रोत क्या है, तो हम पूरे प्रस्तावना को तीन भाग में बांट चुके हैं और तीन में क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द हैं उस शब्दों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रस्तावना आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्तावना में हम तीन भागों बांटे हैं कि इसका स्रोत कहाँ से है, प्रस्तावना का संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ से है, और हमारे प्रस्तावना का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या है। अगर पूरे संविधान को जानना है तो पहले हम प्रस्तावना को जानना जरूरी समझेंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी और यहीं से आपके विचार बदलेंगे हमारे भारत के संविधान के प्रति। तो अगर हम प्रस्तावना के संविधान के स्रोत की बात करें, तो हम भारत के लोग, पूरे भारत के लोग इनके संविधान के स्रोत हैं। जनता, पूरे भारत की जनता, भारत के लोग हमारे संविधान को बनाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण शक्ति है। इनकी पावर से ही हमारा संविधान सभा बना है, संविधान चल रहा है आज भी। पूरी शक्ति हमारे जनता में है, हमारे भारत के लोग में है, न कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति में है। उद्देश्य हमारा यही कहता है, प्रस्तावना हमारा यही कहता है कि संविधान की शक्ति भारत के लोग में है, भारत की जनता में है। हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे और हुआ भी ऐसे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में। स्वरूप, भारत के जो प्रस्तावना है इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो स्वरूप ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारे भारत पर न कोई आंतरिक शक्ति है, न कोई बाहरी शक्ति है। हमारा भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। हम किसी के दबाव में नहीं है। हम पहले थे ब्रिटिश के दबाव में, आज हम ब्रिटिश के दबाव में नहीं है, क्योंकि हम अपना संविधान खुद बना चुके हैं। हम अपना देश खुद चला रहे हैं। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारे देश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है। हम एकदम पूरी खुली विदेश नीति रखते हैं और ये खुद का विदेश नीति है। हम
वैसे संविधान का निर्माण करेंगे। यह आपका प्रस्तावना कहता है पहला अध्याय में। अगला पॉइंट, समाजवादी। समाजवादी की बात हम करते हैं कि जो समानता से होती है, सबको समान, समान मतलब इक्वल। अगर हम बात करें, आपको लेके चलते हैं थोड़ा यूरोप के इतिहास में, तो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि समाजवादी का मतलब हमारे तरफ संघर्ष होती है। और संघर्ष की बात करें तो वहाँ संघर्ष से समानता मिलती है। गरीब, मजदूर और अमीर ये दोनों संघर्ष करते हैं, उसके बाद समानता मिलती है यूरोप के इतिहास में। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ गांधीवादी विचार है। हमारे यहाँ विदाउट संघर्ष सबको समानता मिलती है, सबको सामाजिक न्याय मिलती है, और सबको सामाजिक न्याय मिलेगी, सबको समानता से रखा जाएगा, सबको समानता से पेश आया जाएगा। ये हमारा भारत का संविधान होने चाहिए, ये हमारा भारत का प्रस्तावना करती है। इसलिए प्रस्तावना को बनाया गया और उद्देशिका को बनाया गया, ये दोनों सेम नेम है, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इसको आपको गौर करना है कि हमारा भारत का प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंथ निरपेक्ष, हमारा देश का कोई धर्म नहीं होगा, हमारा राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हम कोई धर्म विशेष व्यक्ति में नहीं है कि मेरा देश का धर्म है, ओनली व्यक्ति का धर्म होगा, और उसमें हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। हमारा भारत ये कहता है कि व्यक्ति का धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का धर्म एक ही है, हम हैं हिंदुस्तान, हमारा कोई धर्म नहीं होता है। तो वही कहता है हम पंथ निरपेक्ष हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ओनली व्यक्ति विशेष का धर्म हो सकता है, उसमें सकारात्मक नाम मात्र का हस्तक्षेप कर सकता है, उतना नहीं। अगला पॉइंट, लोकतंत्रात्मक, लोगों का शासन रहेगा। हमारा संविधान ऐसा बनेगा जिसमें लोगों का शासन हो, लोगों का शक्ति हो, लोग जैसा चाहे वैसा संविधान बना सके, वैसा देश चला सके। किसी का कोई राजतंत्र नहीं होगा, कोई वंशानुगत नहीं होगा, हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक होगा। आपको पता होगा अब्राहम लिंकन का, आपको याद होगा कि हम जनता के लिए, जनता के द्वारा, आपको पता होगा उनका ये स्टेटमेंट है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, लोगों की शासन है, लोगों की वोट है, उसके थ्रू हमारा देश चलता है। प्रस्तावना ये कहता है कि हमको वैसा संविधान बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट, गणराज्य गणतंत्र। आपको पता होगा ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है सवाल, गणतंत्र मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक प्रमुख, किसी भी देश की संवैधानिक प्रमुख का अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वैसे हम देश को गणराज्य बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। हमारा देश एक गणराज्य गणतंत्र देश है, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव हम डायरेक्ट नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। यहाँ कोई वंशानुगत नहीं है कि राजा का लड़का राजा ही बनेगा, ये ब्रिटेन में है, हमारा भारत में नहीं है। इसलिए हमारा भारत गणराज्य है, गणतंत्र है। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका मतलब यही है कि संवैधानिक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इसका मीनिंग यही है। तो आप, हमारा भारत गणतंत्र है, गणराज्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हमारा प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ये क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है। हमको ये चीज समझना है कि मीनिंग क्या है। पूरे संविधान को बनाने से पहले उद्देश्य क्या कहता है, प्रस्तावना क्या कहता है। प्रस्तावना यही कहता है कि हमारे संविधान में सबको न्याय मिलना चाहिए, सभी तरह का न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक में सबकी न्याय, गरीब तबके से लेकर ऊंचे वर्ग को सबको न्याय, सबकी न्याय की बात करता है। आर्थिक रूप से कोई कमजोर नहीं होगा, सबको एक लेवल में रखा जाएगा। जब संविधान बन रहा था तो इतना लोग सोच रहे थे, पहले आज से 75 साल पहले की बात, लोग इतना सोच रहे थे कि हमारा संविधान ऐसा होगा जहाँ सबको न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय, राजनीति में सबकी भागीदारी होगी।
कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसकी भागीदारी राजनीतिक में न हो। इसलिए किया गया था कि न्याय की बात हो सके, संसद में जाकर वो बैठ सके, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको समान न्याय मिलेगा और राजनीतिक में वो भी आ सकता है। आर्थिक रूप से उसको भी कमजोर नहीं रखा जाएगा, उसके लिए भी कोई विधि विधान बनाया जाएगा। ऐसी बात होती थी हमारे उद्देश्य में। प्रस्तावना का उद्देश्य यही कहता है, संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना यही कहता है कि ऐसा न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता। हमारे देश के रहने वाले सभी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने की आजादी है, क्योंकि स्वतंत्र इसलिए रखा जाएगा कि वो अपना विकास कर सके, स्वतंत्रता में रह के वो अपना विकास कर सके, क्योंकि देश का विकास हो सके और देश आगे बढ़ सके। हमारा प्रस्तावना यही कहता है कि सबको स्वतंत्रता रखिए और वो अपना स्वतंत्रता में रखते हुए अपना खुद का विकास करे और उसके खुद के विकास से हमारे देश का विकास हो और देश आगे जाए। इसके लिए स्वतंत्रता की बात होती है प्रस्तावना में। समता, सबको समान, सबको बराबर, सबको बराबर न्याय, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई वर्ग विशेष नहीं। प्रस्तावना का उद्देश्य ही है। आप सोच सकते हैं कि आज से 75 साल पहले लोग कितना सोचते थे कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो बन चुका हो 100 साल भी, आज भी ये 100% प्रूफ है, 100% राइट माना जाता है। समता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। हमारा देश के लोग सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है इस देश में। प्रस्तावना यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति होने दो, चाहे गरीब हो, धनी हो, कोई भी होने दो, बीमार व्यक्ति हो, उसको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसको भी न्याय मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको गरिमापूर्ण जीवन जिंदगी नहीं मिल रही है, वो जाके न्यायालय में पेश कर सकता है कि हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार चाहिए, उसको मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रस्तावना कहता है कि गरिमापूर्ण जीने का अधिकार सभी व्यक्ति को है, भारत के लोगों को है, भारत की जनता को है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं प्रस्तावना से, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता। आपको पता है कि पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं, कितने वर्ग के लोग रहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आप देख सकते हैं विभिन्न वर्गों के, धर्मों के लोग हैं, विभिन्न धार्मिक लोग इसमें हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र की एकता बंधा हुआ है। राष्ट्र कभी टूट नहीं सकता है, अखंड है भारत, अब खंड नहीं हो सकता है। हमारा संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य यही है कि राष्ट्र एक बार बन चुका, वो अब उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न वर्गों का एकता है इसमें। आपको हम बता दिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा नॉर्थ ईस्ट का भाग, आपको पता होना चाहिए कि उनका कल्चर ही अलग है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन फिर भी राष्ट्र की एकता में वो बंधे हुए हैं। यही है हमारा संविधान की प्रस्तावना की खूबसूरती है कि चाहे कोई भी वर्ग होने दो, वो बांध के रखता है कि हमारा इंडिया है। इंडिया की संविधान की प्रस्तावना की यही खूबसूरती है, जो पहले ही बता देता है। पूरा संविधान को जानना है तो प्रस्तावना का पढ़ लो, आपको पूरे संविधान की जानकारी हो जाएगी। बंधुता, आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में प्रस्तावना यही कहता है कि आपसी भाईचारे की तरफ रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं करना है, आपसी भाईचारा बनाकर इंडिया में रहना है, भारत में रहना है। यही हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो 3 पॉइंट भी आई है, संविधान का स्रोत, हमारा प्रस्तावना का स्वरूप आप देख सकते हैं, उद्देश्य देख सकते हैं। आगे कुछ इधर पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। तो आइए, एन पालकीवाला ने बोला कि संविधान का प्रस्तावना एक परिचय पत्र की तरह काम करता है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, एन पालकीवाला का कहना है। आपको पूछा जाएगा सवाल एग्जाम में कि संविधान की प्रस्तावना का परिचय पत्र किसने कहा था, तो एन पालकीवाला ने कहा था। इस बात को आप ध्यान दीजिए, संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना, उद्देशिका। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
इनका कहना है कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आप सोच सकते हैं कितने बड़ी बात इन्होंने बोल दी आज से 75 साल पहले, कि आने वाले सपनों का विचार है कि हमारा भारत ऐसा होगा, हमारा भारत ऐसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, व्यक्ति की गरिमा होगी, राष्ट्र की एकता होगी, अखंडता होगी, बंधुता होगी। ये आज से 75 साल पहले ये विचार कर चुके थे कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है हमारा प्रस्तावना। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा सीधे कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। इसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि संविधान की अपना आत्मा दो बातों पर निर्भर करती है, एक आर्टिकल 32 को और एक प्रस्तावना को। अब आप इसमें डिसाइड करेंगे हम किसको कहेंगे संविधान की आत्मा। तो हम बताते हैं, अगर डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर दीजिए ऑन द स्पॉट कि हम प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, अगर नाम से पूछ दिया जाए कि संविधान के भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो हमारे मूल अधिकार में आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स में कि आर्टिकल 32 को हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर कहीं आत्मा है तो आर्टिकल 32 है। अब एक बार जाके आप पढ़िएगा कि ऐसा क्या है आर्टिकल 32 में जो पूरे संविधान को न कहकर ओनली आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को क्यों उन्होंने संविधान की आत्मा कह दी, इतनी बड़ी बात क्यों कह दी, ये आपको विचार करने की जरूरत है। और हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। सीधा सवाल, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, संविधान की कुंजी कौन है, तो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना। दो सवाल आपको यहां से सीधे डाउट क्लियर होगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। आइए अब और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था, मतलब पारित हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपको पता नहीं कि प्रस्तावना जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया था कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मतलब पारित किया गया था। लेकिन लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। आपके मन में एक ख्याल आएगा कि जब बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को 1949 को, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि 26 जनवरी 1950 को लागू करना पड़ा। तो इसकी भी एक इतिहास है, हम फिर कभी वीडियो में मिलेंगे, आपको बताएंगे कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली स्वतंत्रता की बुनियादी घोल दी थी देश में, और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। 26 जनवरी वो दिन था, 26 जनवरी 1930 को। आपको पता नहीं कि लाहौर में जो हुआ था तो ये वही दिन थी। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। ये थी वजह। आपको तीसरा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सर्वोच्च न्यायालय से बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का विचार क्या था हमारे प्रस्तावना को लेकर। बेरुवारी संघवाद में 1960 की बात है, आपको पता होना चाहिए 1960 की बात। प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ये हमारा संविधान का अंग नहीं है, हम इसको संशोधन नहीं कर सकते हैं। बेरुवारी वाद संघ 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे टाइम बीत गए, समय बीतते गया, चेंज होते गए, और आया वो दौर 1973 का, केशवानंद भारती केरलवाद में 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने डिसीजन को बदलते हुए बोला संविधान प्रस्तावना का अंग है और हम इसको संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। 1973 की बात है।
सर्वोच्च न्यायालय सीधा बोला कि संविधान का अंग है, हम इसको संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को हम नहीं बदल सकते हैं। जो इसका मूल स्वरूप है, मूल उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य को नहीं बदल सकते हैं कि संविधान ऐसा है, ऐसा बनना चाहिए। हम इस चीज को नहीं बदल सकते हैं, बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। और एक समय आया और वो संशोधन आपके सामने है, 42वें संविधान संशोधन 1976। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि इस संशोधन में बहुत सारे चीजों को पलट के रख दिया था इंदिरा गांधी सरकार ने। और 42वें संविधान संशोधन में 3 चीज को जोड़ दिया गया प्रस्तावना में: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 के बिना हमारा प्रस्तावना अधूरा था। इसको जोड़ा गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज किया, ये चीज समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीज हमारे प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। और यहीं से सवाल पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में भारत के प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द नहीं जुड़े गए थे। आपको डाल दिया जाएगा गणराज्य, डाल दिया जाएगा राष्ट्र की एकता। आपको ध्यान रखना है 3 चीज: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। आपको ये पूरे समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रस्तावना पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जवाब आपको सेम टाइम मिलेगा। ये है प्रस्तावना, उद्देशिका। हमारा संविधान का उद्देश्य यही है, प्रस्तावना यही है। आप इसको पूरी तरह देख लीजिए, क्योंकि इसको पढ़िए या संविधान को पढ़िए, बात बराबर होती है। तो ये है प्रस्तावना। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे के वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि पूरे संविधान को खत्म करने का मैंने संकल्प लिया है। तो इसमें कोई विकल्प नहीं होगा, पूरे संविधान को खत्म कर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।